प्रैक्टिस सेट होने वाला है, काफी लाभकारी। तो इस प्रैक्टिस सेट कॉल करना प्रारंभ करें इससे पूर्व अगर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल में बने हुए बेल आइकन से ऑल बटन को प्रेस करें, जिससे कि आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो बिना समय गवाए प्रारंभ करेंगे आज की पाठचर्या और देखेंगे पाठचर्या का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के 700 से 1400 ईस्वी के कालखंड को जॉर्ज ग्रियर्सन ने क्या नाम दिया? इसका आपको जवाब बताना है। तो इसका सही उत्तर होगा चारण काल। विकल्प सी के साथ आप गए तो बिल्कुल राइट आंसर के साथ हैं आप। अगला प्रश्न है कि द्वैतवाद किस आचार्य द्वारा प्रवर्तित संप्रदाय है? द्वैतवाद किस आचार्य द्वारा प्रवर्तित संप्रदाय है? तो द्वैतवाद के प्रवर्तक आचार्य हैं माधवाचार्य जी। विकल्प डी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूं आज जो नहीं कही। यह काव्य पंक्तियां किस रचना से अवतरित हैं? तो यह सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की पंक्तियां, उनकी रचना सरोज स्मृति से अवतरित हैं। बी विकल्प इसका राइट आंसर है। प्रश्न संख्या 4 है, भाषा बहुत परिष्कृत और परिमार्जित न होने पर भी कबीर की उक्तियों में कहीं कहीं विलक्षण प्रभाव और चमत्कार है। प्रतिभा उनमें प्रकट थी, इसमें संदेह नहीं। इन पंक्तियों के लेखक कौन हैं? तो जवाब हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल का यह कथन है। विकल्प डी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी की प्रथम कहानी किसे मानते हैं? आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी की प्रथम कहानी कौन सी है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हिंदी की प्रथम कहानी इंदुमती को मानते हैं। बी विकल्प इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 6 है कि छायावाद और उत्तर छायावाद के बीच कुछ वैसा ही संबंध दिखता है जैसा मध्यकाल में भक्ति काव्य और रीति काव्य के बीच था। इन पंक्तियों के लेखक कौन है? तो यह कथन जो है, उत्तर आप फटाफट सेलेक्ट करिए। डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी जी का कथन है। सी विकल्प इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि खड़ी बोली हिंदी का आधुनिक कालीन प्रथम महाकाव्य कौन सा है? इसमें खड़ी बोली हिंदी का आधुनिक कालीन प्रथम महाकाव्य इसमें से कौन सा है? और उत्तर में आपने अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध द्वारा लिखे गए प्रिय प्रवास को सेलेक्ट किया, तो बिल्कुल राइट आंसर के साथ हैं आप। देखते हैं प्रश्न संख्या 8। प्रश्न संख्या 8 है कि नई कविता की प्रमुख प्रवृत्ति है। तो नई कविता की प्रमुख प्रवृत्ति इसमें से क्या है? इसका आपको जवाब बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या बनेगा? इसका सही जवाब बनेगा बौद्धिकता का प्राधान्य, यथार्थवाद का अत्याग्रह, कुंठा निराशा, संदेह की अभिव्यक्ति। ये सारे ही विकल्प इसके सही हैं। तो विकल्प डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय करने का अपार धैर्य लेकर आया हो। उनका सारा काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है। तुलसीदास के संबंध में यह कथन किसका है? तो जवाब हो जाएगा, यह कथन है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। सी विकल्प इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि कवित रत्नाकर किस भाषा में रचित रचना है? तो कवित रत्नाकर सेनापति की रचना है और यह ब्रज भाषा में लिखी गई रचना है। विकल्प ए इसका राइट आंसर है। प्रश्न संख्या 11 देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा कवि रीतिबद्ध परंपरा से है?
निम्नलिखित में से कौन सा कवि रीतिबद्ध परंपरा से है, और आपने उत्तर में सेलेक्ट कर लिया मतीराम को, तो बिल्कुल राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 12 है कि जायसी नामक समीक्षात्मक कृति के लेखक कौन है। तो जायसी नामक समीक्षात्मक कृति इसमें से लिखने वाले हैं, तो आपने जवाब में चुना होगा विकल्प विजय देवनारायण शाही को, तो बिल्कुल राइट आंसर के साथ हैं आप, विजय देवनारायण शाही। अगला प्रश्न है कि विख्यात जीवन व्रत हमारा लोकहित एकांत था, आत्मा अमर है देह नश्वर यह अटल सिद्धांत था। उपयुक्त पंक्तियां किस कृति से संग्रहित हैं। तो इसका सही उत्तर फटाफट चयन करिए आप लोग, और आपने चयन कर लिया भारत भारती, तो बिल्कुल राइट आंसर के साथ हैं, बी विकल्प इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन 84 सिद्धों में नहीं है। इसमें कौन है जो 84 सिद्धों में नहीं है, और आपने जवाब चुन लिया शारंगधर विकल्प सी, तो बिल्कुल राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है कि हिंदी का भक्ति काल बाहरी आक्रमण की प्रतिक्रिया है, यह कथन निम्नलिखित में से किस विद्वान का है। तो हिंदी का भक्ति काल बाहरी आक्रमण की प्रतिक्रिया है, यह कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है, सी विकल्प इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 16 देखते हैं हम लोग, समानांतर कहानी के प्रवर्तक कौन है। तो आप जानते हैं समानांतर कहानी के प्रवर्तक कमलेश्वर हैं, विकल्प सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न संख्या 17 है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना रेखा चित्र है। तो इसमें से कौन सी रचना रेखा चित्र है, यह आपको बताना है। तो इसमें जो है आप लोग आंसर ट्रिक करिएगा कि रेखा चित्र कौन सा है, क्योंकि इसमें यह निबंध है, यह दोनों काव्य रचनाएं हैं, और पथ के साथी जो है यह संस्मरण है। तो इसको हम छोड़ देते हैं ऐसे ही, इसका आंसर आप लोग ट्रिक करके बताइएगा। प्रश्न संख्या 17, आइए देखते हैं अगला प्रश्न है कि कुमार यह मृत्यु और निर्वासन का सुख यह तुम अकेले ही लोगे यह नहीं हो सकता, इस नाटक की पंक्ति है। कुमार यह मृत्यु और निर्वासन का सुख यह तुम अकेले ही लोगे या नहीं हो सकता, इस नाटक की पंक्ति है, और आपने उत्तर में सेलेक्ट किया ध्रुव स्वामी जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखा गया नाटक है, तो डी विकल्प इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि रानी केतकी की कहानी के रचनाकार कौन है। तो रानी केतकी की कहानी कृति के रचनाकार मुंशी इंसाल्लाह खां हैं, सी विकल्प इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 20 है कि प्रिया नीलकंठी तथा निषाद बांसुरी किसके निबंध संग्रह हैं। प्रिया नीलकंठी तथा निषाद बांसुरी किसके निबंध संग्रह हैं, और आपने इसका जवाब अगर कुबेरनाथ राय दिया है, तो बिल्कुल सही जवाब के साथ हैं आप, सी विकल्प इसका कुबेरनाथ राय बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि कामायनी एक पुनर्विचार नामक आलोचना ग्रंथ के लेखक कौन है। कामायनी एक पुनर्विचार यह आलोचना ग्रंथ लिखने वाले हैं गजानन माधव मुक्तिबोध जी, डी विकल्प इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि निम्नांकित उपन्यासों का काल क्रमानुसार सही विकल्प चिन्हित कीजिए। निम्नांकित उपन्यासों का काल क्रमानुसार सही विकल्प आपको चयन करना है, और आपने उत्तर में अगर सेलेक्ट किया प्रेमाश्रम गबन कर्म भूमि गोदान, तो बिल्कुल राइट आंसर है, सी विकल्प इसका
सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि चिट्ठिया हो तो हर कोई बाँचे किसके पत्रों का संग्रह है। चिट्ठिया हो तो हर कोई बाँचे किसके पत्रों का संग्रह है, तो इसका जवाब हो जाएगा फणीश्वर नाथ रेणु, विकल्प 20 का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि जैनेन्द्र जी के साथ कुछ घंटे इंटरव्यू के लेखक कौन है। तो जैनेन्द्र जी के साथ कुछ घंटे यह साक्षात्कार लिखा गया है कि इंटरव्यू के लेखक हैं पद्म सिंह शर्मा, विकल्प 30 का सही उत्तर। और अगला प्रश्न है एक बूंद सहसा उछली यात्रा वृतांत के लेखक कौन है। एक बूंद सहसा उछली यात्रा साहित्य के रचनाकार कौन है, और इसका उत्तर आपने सेलेक्ट किया अज्ञेय जी को, तो बी विकल्प इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि मुर्दहिया किस लेखक की आत्मकथा है। तो मुर्दहिया आत्मकथा के रचनाकार हैं तुलसी राम, विकल्प ए इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न कुछ आप बीती कुछ जग बीती संस्मरण के लेखक कौन है। कुछ आप बीती कुछ जग बीती यह संस्मरण लिखा गया है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी द्वारा, सी विकल्प इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि आवारा मसीहा किस उपन्यासकार की जीवनी से संबंधित है। आवारा मसीहा किस उपन्यासकार की जीवनी से संबंधित है, तो इसका राइट आंसर क्या बनेगा, तो इसका सही विकल्प बनेगा शरद चंद्र चटर्जी के जीवन से संबंधित है, विष्णु प्रभाकर द्वारा लिखी गई यह रचना है, ए विकल्प इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि किस रचनाकार ने पौराणिक आख्यानों को अपने उपन्यासों में सर्वथा नए और विश्वसनीय रूप में प्रस्तुत किया है, तो इसका सही जवाब बनेगा नरेंद्र कोहली, ए विकल्प इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि नागरी प्रचारणी सभा के संस्थापकों में कौन नहीं थे। नागरी प्रचारणी सभा के संस्थापकों में कौन नहीं थे, इसका आपको जवाब बताना है, तो इसका राइट आंसर क्या बनेगा, तो इसमें बाबू श्याम सुंदर दास और पंडित राम नारायण मिश्र और ठाकुर शिव कुमार सिंह थे, रामचंद्र वर्मा नहीं थे, सी विकल्प इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि हिंदी प्रदीप के संपादक थे। तो हिंदी प्रदीप पत्र के संपादक पाल कृष्ण भट्ट जी थे, बी विकल्प इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि पत्रिका और संपादक की दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है, उसका आपको चयन करना है, तो इसका राइट आंसर क्या बनेगा। अगर आपने उत्तर में डी विकल्प चयनित किया है तो बिल्कुल सही उत्तर के साथ हैं आप। धर्मयुग, धर्मवीर भारती, हंस राजेंद्र यादव और तद्भव अखिलेश संपादक थे, डी विकल्प इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस पत्रिका का संबंध भारतेंदु हरिश्चंद्र से नहीं है। तो इसमें किस पत्रिका का संबंध भारतेंदु हरिश्चंद्र से नहीं है, और आपने जवाब में चुना है ब्राह्मण, तो बिल्कुल सही जवाब है, डी विकल्प आपका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने किसी पत्रिका का संपादन नहीं किया। तो इसमें किसी पत्रिका का संपादन नहीं करने वाले हैं भीष्म शाहनी, डी विकल्प इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन वर्ष क्या है। तो सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन वर्ष इसमें हो जाएगा आपका डी विकल्प सन 1900 ईस्वी में। उस समय इसके संपादक थे श्याम सुंदर दास, जबकि 1903 ईस्वी में महावीर प्रसाद द्विवेदी हुए। अगला प्रश्न है कि हिंदी नवजीवन साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन कहाँ से आरंभ हुआ। तो हिंदी नवजीवन साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन कहाँ से आरंभ हुआ, इसका आपको जवाब बताना है, और इसका सही उत्तर क्या बनेगा, अहमदाबाद, बिल्कुल सही जवाब, ए विकल्प इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि सम्मेलन पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होता है।
तो सम्मेलन पत्रिका का प्रकाशन इलाहाबाद से होता है। डी विकल्प इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि ब्राह्मण पत्रिका के संपादक थे। ब्राह्मण पत्रिका के संपादक कौन थे? तो प्रताप नारायण मिश्र। आपने जवाब दिया, बिल्कुल सही जवाब है आपका ए विकल्प इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि दैनिक हिंदुस्तान का प्रकाशन मालवीय जी के संपादन में कहां से होता था? तो जवाब हो जाएगा इसका प्रतापगढ़ से। सी विकल्प इसका राइट आंसर। निम्नलिखित में से एक तथ्य गलत है, वह गलत तथ्य इसमें से कौन सा है? तो इसमें आपका कर्मवीर के पत्र के संपादक माखनलाल चतुर्वेदी आजकल दिल्ली से प्रकाशित होने वाली पत्रिका, और पहल पत्रिका जबलपुर से प्रकाशित होती थी, लेकिन दिनमान जो है यह रघुवीर सहाय इसके संपादक नहीं थे, प्रथम संपादक। सी विकल्प इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि हिंदी समाचार पत्र बंगदूत कब प्रकाशित हुआ? तो बंगदूत का प्रकाशन आपको बताना है, तो जवाब हो जाएगा 1829 ईस्वी। विकल्प बी इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि साहित्य भारती पत्रिका कहां से प्रकाशित होती है? साहित्य भारती पत्रिका का प्रकाशन लखनऊ से होता है। बी विकल्प इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि हिंदी की कालजयी पत्रिका हंस के संस्थापक कौन थे? तो हिंदी की कालजयी पत्रिका हंस जो है इसके संपादक थे मुंशी प्रेमचंद। अगला प्रश्न है कि हिंदी भाषा की मासिक प्रमुख पत्रिका वागार्त कहां से प्रकाशित होती है? तो हिंदी भाषा की मासिक प्रमुख पत्रिका वागार्त का जो प्रकाशन है वह कलकत्ता से होता था। विकल्प ए इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि काव्य शोभाकरान धर्मान अलंकारान प्रक्षते, अलंकार की यह परिभाषा किसकी दी हुई है? तो इसका जवाब हो जाएगा आचार्य दंडी द्वारा। अगला प्रश्न, रस निष्पत्ति की विवेचना में भाव तत्व और भोज तत्व की कल्पना किस आचार्य ने की है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी भट्ट नायक ने। अगला प्रश्न है कि तद 200 शब्दार्थों सगुणा वन अलंकृति पुनः क्वापि किसका काव्य लक्षण है? तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी आचार्य मम्मट का। अगला प्रश्न है कि भट्ट नायक का भुक्तिवाद किस दर्शन पर आधारित है? तो भट्ट नायक का जो भुक्तिवाद है वह आधारित है सांख्य दर्शन पर। डी विकल्प इसका राइट आंसर। और अगला प्रश्न है कि रसय व शह को अपनी परिचर्चा में किस आचार्य ने सम्मिलित किया? तो जवाब हो जाएगा आचार्य अभिनव गुप्त ने। सी विकल्प इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि अभिधा उत्तम काव्य है मध्य लक्षणालीन अधम व्यंजना रस विरस उल्टी कहत नवीन, उपर्युक्त किसकी पंक्तियां हैं? तो उपर्युक्त पंक्तियों के रचनाकार कौन हैं? इसका आपको जवाब बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या बनेगा? तो इसका सही विकल्प बनेगा विकल्प डी देव। यह देव की पंक्तियां हैं। अभिधा उत्तम काव्य है मध्य लक्षणालीन अधम व्यंजना रस विरस उल्टी कहत नवीन। अगला प्रश्न है कि रस निष्पत्ति के संबंध में चित्र तुरंग न्याय की मान्यता किस आचार्य की है? तो इसका जवाब हो जाएगा आचार्य शंकु। सी विकल्प क्षमा करें बी विकल्प इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि आचार्य कुंतक ने वक्रोक्त के कितने भेद माने हैं? तो आचार्य कुंतक के अनुसार वक्रोक्त के कितने भेद हैं, इसका आपको जवाब बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या बनेगा? विकल्प 6 बी विकल्प इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि किस छंद में 12 और 7 की यत से कुल 19 मात्राएं होती हैं? तो इसका सही जवाब क्या बनेगा? तो इसका राइट आंसर बनेगा विकल्प डी
बराबर। अगला प्रश्न है कि रस रीति संप्रदाय से संबंधित काव्यशास्त्री ग्रंथ कौन सा है। तो रीति संप्रदाय से संबंधित काव्यशास्त्री ग्रंथ इसमें कौन सा है, इसका आपको जवाब बताना है। जवाब हो जाएगा काव्यालंकार सूत्रवृत्ति, विकल्प डी इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा वर्णिक छंद है। इसमें वर्णिक छंद कौन सा है, इसका आपको चयन करना है और आपने उत्तर में चयन किया उपेंद्र ब्रजा, तो बिल्कुल सही जवाब है आपका। अगला प्रश्न है कि वक्रोक्त के विरोधी आचार्य कौन है। वक्रोक्त के विरोधी आचार्य इसमें से कौन है, इसका आपको जवाब बताना है और उत्तर में आपने आचार्य विश्वनाथ को चयन किया, तो डी विकल्प बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि आचार्य भरत मुनि ने गुणों की संख्या कितनी मानी है। तो आचार्य भरत मुनि के अनुसार गुणों की संख्या आपको बताना है, तो जवाब हो जाएगा विकल्प बी 10। भरत मुनि के अनुसार 10 गुण माने हैं। अगला प्रश्न, केशव कही न जाय का कहिए, देखत तव रचना विचित्र समुझ मन ही मन रहिए, उपयुक्त उदाहरण में किस रस की अभिव्यक्ति हुई है, और आपने इसका उत्तर सेलेक्ट किया अद्भुत रस, तो बिल्कुल सही जवाब के साथ हैं, डी विकल्प इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि किस संप्रदाय मम्मट किस संप्रदाय के आचार्य हैं, इसका आपको जवाब बताना है। तो आचार्य मम्मट जो हैं वह ध्वनि संप्रदाय के आचार्य हैं, डी विकल्प इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी व्यंजन ध्वनियां स्पर्श संघर्षी कहलाती हैं, इसका आपको जवाब बताना है। तो जवाब में आपने विकल्प ए को चुना, तो बिल्कुल राइट आंसर के साथ हैं आप। च छ ज झ यह स्पर्श संघर्षी ध्वनियां हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित व्यंजनों में कौन महाप्राण व्यंजन है, इसका आपको चयन करना है और आपने विकल्प में डी सेलेक्ट किया ठ, तो बिल्कुल राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है कि कामता प्रसाद गुरु ने बाह्य प्रयत्न के अनुसार व्यंजनों के कितने भेद माने हैं, तो इसका उत्तर हो जाएगा 2 भेद, विकल्प डी इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि पुरानी हिंदी ग्रंथ के लेखक कौन है। तो पुरानी हिंदी ग्रंथ के रचनाकार चंद्रधर शर्मा गुलेरी हैं, विकल्प ए इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है। तो इसमें कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है, इसका आपको जवाब बताना है और आपने उत्तर में सेलेक्ट कर लिया डोंगरी, तो बिल्कुल सही उत्तर के साथ हैं। अगला प्रश्न है कि खड़ी बोली का पहला प्रयोग किसके द्वारा किया गया। खड़ी बोली का पहला प्रयोग करने वाले हैं लल्लू लाल जी, विकल्प बी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि उच्चारण की दृष्टि से वह ध्वनि कैसी है। उच्चारण की दृष्टि से वह ध्वनि जो है वह दंतोष्ठ ध्वनि है, बी विकल्प इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कृदंत अव्यय का एक प्रकार कौन सा नहीं है, इसका आपको चयन करना है। इसमें पूर्वकालिक, तत्कालिक और पूर्ण क्रिया दोधक होते हैं, विकल्प इसका बी जो है राइट आंसर हो जाए। अगला प्रश्न है कि 66 अंक का केंद्रीय निदेशालय के अनुसार मानक उच्चारण क्या होगा, तो इसका सही जवाब क्या बनेगा, विकल्प डी 66, ए विकल्प इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि हिंदी की अग्र अवृत्ताकार समृद्ध ध्वनि इसमें से कौन सी है, तो जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी ई। अगला प्रश्न है कि शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। इसमें से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द आपने चयन किया प्राग ऐतिहासिक, बी विकल्प बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि पूर्व हिंदी की बोलियों का विकास किससे हुआ है। तो पूर्वी हिंदी बोली का जो विकास हुआ है वह हुआ है
अर्धमागधी अपभ्रंश से बी विकल्प इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि हिंदी की ओष्ठ व्यंजन ध्वनि कौन सी है? तो हिंदी की ओष्ठ व्यंजन ध्वनि इसमें हो जाएगी आपकी ऑप्शन सी भ। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से इकारांत संज्ञा स्त्रीलिंग कौन सा नहीं है? तो इसमें अगर आपने सेलेक्ट किया है ऑप्शन डी को तो बिल्कुल राइट आंसर है। यह स्त्रीलिंग है लेकिन इकारांत नहीं है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से हिंदी की कंठ ध्वनि कौन सी है? अकुह विसर्जनीय कंठ, डी विकल्प आपने सेलेक्ट किया, बिल्कुल राइट आंसर के साथ हैं आप। अगला प्रश्न है कि स्थिर शब्द का पर्याय क्या होगा? स्थिर शब्द का पर्यायवाची आपको बताना है तो इसका सही जवाब बनेगा विकल्प सी अडिग। अगला प्रश्न है कि सीता की खोज के लिए हनुमान को अगाध सागर को पार करने के लिए पुल से नहीं आकाश मार्ग से जाना पड़ा था। उपयुक्त वाक्य में विशेष्य का चयन करना है, कौन इसमें विशेष्य होगा? और आपने सागर चुना तो बिल्कुल सही जवाब है, क्योंकि सागर की विशेषता ही बताई जा रही है अगाध। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा है? इनमें से शुद्ध वाक्य का चयन करना है आपको, तो इसमें शुद्ध होगा विकल्प डी केरल अहिंदी भाषी प्रांत। अगला प्रश्न है कि जिस समास में सब पद अथवा उनका समाहार प्रधान रहता है उसे क्या कहते हैं? तो जवाब हो जाएगा उसे आप कहते हैं द्वंद्व समास, सी विकल्प इसका राइट आंसर। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न है कि क्रिया के उस रूपांतर को क्या कहते हैं जिससे उसके कार्य व्यापार के समय और उसकी पूर्ण अथवा अपूर्ण अवस्था का बोध हो? इसका राइट आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन डी, उसे काल कहते हैं, समय कहते हैं, टेंस कहते हैं, डी विकल्प इसका राइट आंसर। तो साथियों आज की पाठचर्या में लेंगे यहीं पर विराम। वीडियो को लाइक करके दोस्तों में शेयर कर दीजिए। चैनल पर अगर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में बने हुए बेल आइकन से ऑल बटन को भी प्रेस करिए। और वीडियो से संबंधित पीडीएफ और नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल यूनिक प्रज्ञान ज्वाइन करें, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, अथवा आप टेलीग्राम चैनल में यूनिक प्रज्ञान टाइप करके UNIQUEPRAGYAN टाइप करिए और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेंगे, जिससे कि आप नए नोटिफिकेशन से अवगत होते रहेंगे। और साथियों वीडियो से संबंधित प्लेलिस्ट तैयार है तो आप प्लेलिस्ट को भी विजिट कर सकते हैं और वहां पर आपकी सुविधा के अनुसार अलग अलग प्लेलिस्ट है, आप अपनी वांछित प्लेलिस्ट को सेलेक्ट करके देख सकते हैं। तो लेते हैं आपसे यहीं पर विदा, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए प्रकरण, एक नए टॉपिक, एक नए अंदाज में। तब तक के लिए बेस्ट विशेष, बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद साथियों।